तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही पॉपुलर ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ बाय फ्रांसिस बेकन। तो चलिए हमारे ऐसे में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो फ्रांसिस बेकन, इनका जो जन्म है वो 22 जनवरी 1561 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों वो एक इंग्लिश फिलोसोफर और स्टेट्समैन थे जिन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में काम किया। दोस्तों बेकन ने नेचुरल फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया जो साइंटिफिक मेथड से गाइडेड थी और उनके जो वर्क्स है वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौरान काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहे। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द न्यू एटलांटिस, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 9 अप्रैल 1626 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे ऐसे की तरफ और इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके हम जो है वो अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस ऐसे की हमारी शुरुआती कुछ लाइंस है। He that hath wife and children hath given hostages to fortune, for they are impediments to great enterprises, either of virtue or mischief। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि जिस आदमी की वाइफ और बच्चे होते हैं उसकी ज़िंदगी फॉर्चून यानी कि किस्मत के हाथ में ज़्यादा बंधी हुई होती है, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो किस पर डिपेंड होती है, तो किस्मत पर डिपेंड होती है। जैसे कि उसने अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को फ्यूचर को सौंप दिया हो, यानी कि फ्यूचर के भरोसे छोड़ दिया हो। यानी कि राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि फैमिली होने की वजह से आदमी पर जिम्मेदारियां आ जाती है और ये जो जिम्मेदारियां है वो उसके बड़े कामों के बीच रुकावट बन सकती है, चाहे वो काम अच्छे हो जैसे कि सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करना या फिर बुरे काम ही क्यों ना हो। दोनों ही सिचुएशंस में फैमिली एक लिमिट लगा देती है। जैसे कि आपको अगर एग्जांपल देकर समझाऊं तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है जो रिस्क लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहता है तो वो ये सोचकर रुक जाता है कि उसकी वाइफ और बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए राइटर ये बताते हैं कि फैमिली होने से आदमी बिल्कुल फ्री नहीं रह पाता है, उसके डिसीजंस पर कंट्रोल आ जाता है और वही चीज़ उसके बड़े सपनों या फिर प्लान्स के रास्ते में ऑब्स्टैकल बन जाती है, यानी कि इम्पेडिमेंट्स बन जाती है, रुकावट बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे है सर्टेनली द बेस्ट वर्क्स एंड ऑफ ग्रेटेस्ट मेरिट फॉर द पब्लिक हैव प्रोसीडेड फ्रॉम द अनमैरिड और चाइल्डलेस मैन विच बोथ इन अफेक्शन एंड मीन्स हैव मैरिड एंड एंडोर द पब्लिक। दोस्तों इस लाइन में राइटर ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में जो पब्लिक के लिए सबसे अच्छे और सबसे वैल्यूएबल काम हुए हैं वो ज़्यादातर उन लोगों ने किए हैं जो अनमैरिड थे या फिर जिनके बच्चे नहीं थे। ऐसे लोग जो होते थे वो अपना प्यार, अपना टाइम और अपना पैसा और अपनी पर्सनल फैमिली पर लगाने के बजाय सोसाइटी या फिर पब्लिक के लिए लगा देते थे, क्योंकि उनके ऊपर वाइफ या फिर बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं होती थी। इसीलिए वो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज बिना किसी टेंशन के बड़े कामों में यूज कर पाते थे। राइटर ये भी समझा रहे हैं कि जैसे नॉर्मली आदमी जो है वो किसी औरत से शादी करता है और बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी देता है आगे जाकर, वैसे ही ये जो अनमैरिड लोग हैं वो अपना इमोशनल अटैचमेंट और पैसा पब्लिक के नाम कर देते थे, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं होता, ना फैमिली होती है, ना बच्चे होते हैं, ना उनकी वाइफ होती है। इसलिए उसके पास कोई टेंशन नहीं होता है या फिर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो मान लीजिए कि कोई साइंटिस्ट है, कोई रिफॉर्मर है या फिर कोई थिंकर है जो सिंगल है, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो अपनी पूरी लाइफ का जो फोकस है वो लोगों की भलाई के काम में लगा देता है, क्योंकि उसे ये सोचने की टेंशन नहीं होती कि घर का खर्चा कैसे मैनेज करना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है या फिर फैमिली की सेफ्टी कैसे मैनेज करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके पास मतलब कि टेंशन के लिए नहीं होती है। इसीलिए राइटर का मानना है कि पब्लिक के लिए जो सबसे बड़े काम होते हैं वो अक्सर वही लोग कर पाते हैं जो पर्सनली फैमिली के बंधनों से फ्री होते हैं, यानी कि जिनके बीवी बच्चे नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे कहा गया है येट इट वर ग्रेट रीजन दैट दोज दैट हैव चिल्ड्रन शुड हैव ग्रेटेस्ट केयर ऑफ फ्यूचर टाइम्स अनटू विच दे नो दे मस्ट ट्रांसमिट देयर डियरेस्ट प्लेजेस। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये बात समझा रहे हैं कि फिर भी ये बिल्कुल लॉजिकल और सही बात है कि जिन लोगों के पास बच्चे होते हैं उन्हें फ्यूचर के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए और उसकी प्लानिंग भी अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आने वाला टाइम उनके बच्चों का होगा और उन्हीं बच्चों के लिए, यानी कि उन्हीं बच्चों के हाथ में वो उनकी सबसे
सबसे प्यारी चीज़ यानी कि उनकी फैमिली और वैल्यूज़ आगे चलकर जाने वाली है। यानी कि एक माँ बाप क्या करते हैं तो टाइम के साथ साथ जो है वो मतलब कि जो भी जिम्मेदारियाँ होती है फैमिली की जो भी स्टेट होती है या फिर जो भी चीज़ें होती है फैमिली में, वो सारी चीज़ें किसको दी जाती है तो उनके मतलब कि आगे वाली जनरेशन को दी जाती है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक मैरिड पर्सन को, एक बच्चे वाले पर्सन को उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, कंसर्न रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स सिर्फ अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में ही नहीं सोच सकते, बल्कि उन्हें ये भी देखना होता है कि जो दुनिया वो छोड़कर जाएंगे वो उनके बच्चों के लिए कैसी होगी। जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो मान लीजिए कि एक माँ बाप है जो अपनी सेविंग्स, अपनी एजुकेशन, अपने अच्छे संस्कार इसीलिए देते हैं बच्चों को ताकि उनके बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। यानी कि उन्हें हैंड ओवर करते हैं सारी चीज़ें। यानी कि अगर मान लीजिए कि माँ बाप की कोई सेविंग्स है तो वो भी आगे जाकर जो है वो बच्चों को ही मिलने वाली है। जो एजुकेशन आज आप ले रहे हो तो वो भी आपकी भलाई के लिए है। या फिर जो आप संस्कार आपको दिए जाते हैं तो वो सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से डील करना है, किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए दिए जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स जो भी आपके लिए करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब कि आपके पास वो फ्यूचर में आने वाला है। इसीलिए मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जो मतलब कि मैरिड पर्सन होता है या फिर वो जो बच्चों वाला पर्सन होता है उसे अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, या फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। यानी कि ये जो बच्चों वाले लोग होते हैं वो नेचुरली फ्यूचर के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सबसे प्यारी जिम्मेदारी आने वाली जनरेशन को देनी होती है, सौंपनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है सम देयर आर who though they lead a single life yet their thoughts do end with themselves and account future time impertinences। दोस्तों इस पार्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को पता होता है कि उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ यानी कि अपने बच्चे और उनका फ्यूचर आने वाले टाइम को यानी कि देना होता है, सौंपना होता है, हवाले करना होता है। इसीलिए वो फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस होते हैं। आगे राइटर ये भी बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल लाइफ जीते हैं, यानी कि उनकी ना वाइफ होती है ना ही बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोच उन्हीं तक ही लिमिटेड रहती है। वो अपनी लाइफ से आगे कुछ सोचते ही नहीं है और फ्यूचर के टाइम को बेकार या फिर अननेसेसरी चीज़ समझते हैं, जैसे कि फ्यूचर का उनसे कोई लेना देना ना हो। राइटर का कहना है कि सिर्फ अनमैरिड होना ही काफ़ी नहीं होता है पब्लिक के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि कुछ सिंगल लोग भी बस अपनी प्रेजेंट लाइफ में ही बिजी रहते हैं और ये सोचते हैं कि उनके बाद क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आदमी है जो बिना फैमिली के होते हुए भी सिर्फ अपने कंफर्ट और अपने फायदे के बारे में सोचे और सोसाइटी या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना करे, तो वो भी फ्यूचर को इग्नोर कर रहा होता है। इस तरह से राइटर दोनों टाइप्स के लोगों के माइंडसेट को यहाँ पर क्लियर करते हैं। मतलब कि सिंपली समझिए कि मतलब कि जिसकी फैमिली है, जिसकी बीवी है, जिसके बच्चे हैं, उसका जो फ्यूचर के बारे में सोचना बनता है, क्योंकि उसे अपनी जो सारी चीज़ें हैं, सारी जो लेगेसी है, वो सारी चीज़ें आगे वाली जनरेशन को सौंपनी होती है। लेकिन एक जो सिंगल आदमी है, हमने पहले पढ़ा था कि मतलब कि हमारे जो देश में जो बड़े बड़े नेताएं हैं या फिर जो भी कोई चीज़ है, मतलब कि जो भी अच्छे अच्छे काम हुए हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में, तो वो ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं तो सिंगल लोग होते हैं, जिनके पीछे ना फैमिली होती है ना ही बच्चे होते हैं, तो उनके पीछे जिम्मेदारियां फैमिली की नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर उसके ही कॉन्ट्ररी में ये बताया गया है कि कुछ कुछ सिंगल लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल रहते हुए भी सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि अपना सेल्फिश रीज़न वहाँ पर दिखाते हैं कि वो अपने ही कंफर्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर में क्या होगा उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सिंगल आदमी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे, कभी कभी वो अपना सेल्फिशनेस भी वहाँ पर दिखा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है Nay, there are some other that account wife and children but as bills of charges. Nay, more, there are some foolish, rich, covetous men that take a pride in having no children because they may be thought so much the richer। दोस्तों इस पार्ट में राइटर जो है वो थोड़ा स्ट्रांगली ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वाइफ और बच्चों को प्यार और जिम्मेदारी की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें सिर्फ खर्चा समझते हैं, जैसे कि वो उनकी लाइफ पर कोई फाइनेंशियल बर्डन हो। राइटर इस सोच को गलत मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो फैमिली को सिर्फ पैसों के एंगल से देखते हैं, पैसों के एंगल से जज करते हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि कुछ अमीर लेकिन लालची लोग और भी ज़्यादा अजीब सोच रखते हैं। उन्हें इस बात पर घमंड होता है कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उनका मानना होता है कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो लोग उन्हें और भी ज़्यादा अमीर समझेंगे, क्योंकि उनका पैसा कहीं खर्च नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए कि कोई रिच आदमी है जो हमेशा ये शो करे कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, ताकि सोसाइटी में उसकी इमेज बने कि उसका जो सारा पैसा है वो उसी का है, कहीं कहीं और नहीं लग रहा। यानी कि ना कोई फैमिली पर लग रहा है, ना कोई बच्चे पर लग रहा है, ना कोई वाइफ पर लग रहा है, यानी कि वो और भी ज़्यादा
ज़्यादा अमीर बनेगा। तो इस तरीके की जो है वो माइंडसेट कुछ लोगों की होती है। यानी कि राइटर ये क्लियरली समझा रहे हैं कि ऐसी थिंकिंग सेल्फिश होती है, जहां इंसान अपनी फैमिली को भी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखने लगता है और इमोशनल वैल्यूज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं, फॉर परहैप्स दे हैव हर्ड सम टॉक सच एंड वन इज ग्रेट रिच मैन एंड अनदर एक्सेप्ट टू या बट ही हैड अ ग्रेट चार्ज ऑफ चिल्ड्रन एज इफ इट वर एन अबेटमेंट टू हिज रिचेस। दोस्तों इस पार्ट में राइटर ये समझा रहे हैं कि शायद ऐसे लालची जो लोग होते हैं वो सोसाइटी में जो है वो दूसरे लोगों की बात करते हुए सुन लेते हैं। यानी कि मतलब कि ऐसे लोगों ने सोसाइटी में लोगों को बात करते हुए सुना होता है, जैसे कोई कहता है कि फलाना आदमी बहुत ज़्यादा रिच है और तुरंत दूसरा बोल देता है कि हाँ भाई रिच तो है लेकिन उसके ऊपर बच्चों का बहुत बड़ा खर्चा है। मतलब कि ये सारी बातें सुनकर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ सेल्फिश लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, जिनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मतलब कि बच्चे होना, वाइफ्स होना मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। यानी कि राइटर ये कहना चाहते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि बच्चा होना उस आदमी की रिचनेस को कम कर देता हो। मतलब कि सोसाइटी में कई बार बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि पैसे की वैल्यू कम करने वाली चीज़ समझा जाता है। इस तरह की बातों को सुनकर कुछ रिच लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर उनके बच्चे नहीं होंगे तो उन्हें ज़्यादा रिच माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन साथ ही साथ फैमिली भी है, तो लोग उसकी जो संपत्ति है यानी कि उसकी जो वेल्थ है उसको डिस्काउंट करके देखते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस होने की वजह से वो पूरा रिच ही नहीं रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने की वजह से वो अमीर नहीं रहा, इस तरीके से लोग उसे देखते हैं। बल्कि हमारी सोसाइटी में दूसरी तरफ क्या होता है कि जो सिंगल आदमी है, जिसके कोई बच्चे नहीं है, ना बीवी है, ना फैमिली है, तो उसे लोग ऐसे देखते हैं कि इसका कोई खर्चा नहीं है तो इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। यानी कि राइटर इस थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि लोग कैसे फैमिली को भी पैसों के कंपैरिजन में ला देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और नैरो माइंडसेट है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद है, बट द मोस्ट ऑर्डिनरी कॉज ऑफ अ सिंगल लाइफ इज लिबर्टी, स्पेशली इन सर्टेन सेल्फ प्लीजिंग एंड ह्यूमरस माइंड्स विच आर सो सेंसिबल ऑफ एवरी रिस्ट्रेंट एज दे विल गो नियर टू थिंक देयर गिर्डल्स एंड गार्टर्स टू बी बॉन्ड्स एंड शैकल्स। दोस्तों इस लाइन में राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि लोग सिंगल लाइफ चूज इसलिए करते हैं, यानी कि इसका जो सिंगल लाइफ चूज करने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो है लिबर्टी, यानी कि बिना किसी बंधन के अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम। खासकर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं और जिनका नेचर जो है वो थोड़ा अजीब और या फिर ज़्यादा जो है वो मतलब कि मूड बेस्ड होता है। ऐसे लोग किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी रूल या फिर कोई भी जिम्मेदारी उनकी फ्रीडम छीन रही है। राइटर यहाँ पर और भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि मतलब कि ये समझाना चाहते हैं कि ऐसे लोग इतने ज़्यादा मतलब कि फ्रीडम लवर होते हैं कि उन्हें अपने कपड़ों का जो बेल्ट होता है या फिर जो गार्टर होता है वो तक बंधन जैसा लगने लगता है, कि जैसे वो चीज़ भी उन्हें बांध कर रख रही हो। मतलब कि उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि शादी, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दूर की बात है, वो छोटी सी लिमिटेशन भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो कोई आदमी जो सिर्फ अपनी कंफर्ट और अपनी मर्जी से जीना चाहता हो तो उसे लगेगा कि ये जो शादी है, यानी कि मतलब कि शादी करना मतलब रूल्स, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़, इसीलिए वो सिंगल रहना ही बेटर समझता है। राइटर यहाँ पर ये क्लियरली दिखाते हैं कि ऐसे लोग जो है वो फ्रीडम के नाम पर हर तरह के रिलेशन और हर तरह की जो जिम्मेदारी है उससे दूर भागना चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है, अनमैरिड मेन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स, फॉर दे आर लाइक टू रन अवे एंड ऑलमोस्ट ऑल फ्यूजिटिव्स आर ऑफ दैट कंडीशन। दोस्तों इस लाइन में राइटर अनमैरिड मेन के नेचर के डिफरेंट साइड्स बताते हैं। वो कह रहे हैं कि अनमैरिड आदमी अक्सर बेस्ट फ्रेंड होता है क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए वो दोस्ती में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और लॉयल्टी भी दे पाते हैं। साथ ही वो बेस्ट मास्टर्स भी हो सकते हैं क्योंकि उनके डिसीजन पर पर्सनल इमोशन या फिर फैमिली इंटरेस्ट ज़्यादा हावी नहीं होते और वो काम को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। इसी तरह वो बेस्ट सर्वेंट या फिर वर्कर्स भी बन जाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो ईजिली काम पर फोकस कर सकते हैं और उनके ऊपर जो है वो घर की जिम्मेदारियों का स्ट्रेस भी नहीं होता। लेकिन राइटर ये भी क्लियर करते हैं कि अनमैरिड लोग हमेशा बेस्ट सब्जेक्ट या फिर लॉयल सिटीजन्स नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी भी जगह या फिर सिस्टम से बंधे रहने की या फिर उस जगह से स्टिक करने की कोई भी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग वजह नहीं होती, इसीलिए वो जल्दी से जगह छोड़कर भाग सकते हैं या फिर जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। राइटर ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो भाग जाते हैं या फिर अपनी ड्यूटी या फिर अपनी कंट्री से दूर हो जाते हैं वो अक्सर अनमैरिड ही होते हैं, क्योंकि उनके पीछे ना ही तो कोई फैमिली होती है, ना ही कोई अटैचमेंट होता है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उन्हें रोक कर रखती है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जिसके पास फैमिली नहीं है, तो वो जॉब या फिर जगह छोड़ने डिसीजन ईजिली ले सकता है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो किसी का प्रेशर नहीं है। लेकिन जिसके बच्चे और वाइफ हो वो 1000 बार सोचेगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए या फिर नहीं। राइटर यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि सिंगल होने के फ़ायदे भी है, लेकिन उसकी वजह से स्टेबिलिटी और लॉयल्टी की कमी भी आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद है अ सिंगल लाइफ डॉथ वेल विथ चर्चमैन फॉर चैरिटी विल हार्डली वाटर द ग्राउंड वेयर इट मस्ट फर्स्ट फिल अ पोल। इट इज़ इनडिफरेंट फॉर जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स फॉर इफ दे बी फसाइल एंड करप्ट यू शैल हैव अ सर्वेंट 5 times वर्स देन अ वाइफ। दोस्तों इस पार्ट में राइटर अलग अलग प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में सिंगल लाइफ को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए सिंगल लाइफ ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि चैरिटी यानी कि लोगों की मदद तब प्रॉपरली हो पाती है जब पहले पर्सनल नीड्स आपको पूरी ना करनी पड़े। राइटर एग्जाम्पल के थ्रू बोलते हैं कि अगर पहले ही आपको एक पूल भरना पड़े तो आगे ज़मीन को पानी देना मुश्किल हो जाता है। मतलब कि अगर किसी के ऊपर फैमिली का खर्चा और जिम्मेदारियां हो तो वो खुल के मतलब कि दिल खोल के चैरिटी नहीं कर पाता। इसलिए मतलब कि जो मंदिर में या फिर चर्च में जो लोग होते हैं यानी कि जो पंडित होते हैं या फिर पादरी होते हैं, तो उनके लिए जो है वो सिंगल रहना ज़्यादा बेटर समझा गया है, क्योंकि अगर उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होगी, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं होगा, कोई बाल बच्चे नहीं होंगे, कोई बीवी नहीं होगी, तो उन्हें उनका खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और वो दिल खोल के जो है वो मतलब कि लोगों की मदद कर पाएंगे और चैरिटी कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है वो चर्चमैन के लिए सिंगल रहना बेटर माना गया है। आगे राइटर जजेस और मजिस्ट्रेट्स के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि उनके लिए शादी होना या फिर ना होना दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई जज या फिर ऑफिसर इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी कि किसी की बातों में आ जाता है या फिर करप्ट है यानी कि भ्रष्ट है यानी कि भ्रष्टाचार करता है, तो उसके लिए उसकी वाइफ से ज़्यादा डेंजरस उसका सर्वेंट है यानी कि उसका नौकर है। मतलब कि गलत आदमी अगर पावर में है तो उसके आसपास का जो स्टाफ है वो उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है उसी को। राइटर ये समझा रहे हैं कि प्रॉब्लम शादी या फिर सिंगल होने में नहीं है, बल्कि इंसान के कैरेक्टर में होती है। अगर आदमी गलत है तो उसके डिसीजन और उसके लोग दोनों सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कहते हैं फॉर सोल्जर्स आई फाइंड द जनरल्स कॉमनली इन देयर हॉटिटिव्स पुट मैन इन माइंड ऑफ देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रंस एंड आई थिंक डिस्पाइजिंग ऑफ मैरिज अमॉन्ग्स द तुर्क्स मेक इट द वल्गर सोल्जर मोर बेस। दोस्तों इस पार्ट में राइटर सोल्जर्स के एग्जाम्पल से शादी और फैमिली की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जनरल सोल्जर को मोटिवेट कर रहे होते हैं या फिर उनमें जोश भर रहे होते हैं तो अक्सर उन्हें उनकी वाइफ या फिर बच्चों की याद दिलाते हैं वो जानबूझकर, ताकि वो उनको और भी ज़्यादा हिम्मत मतलब कि दे सके या फिर ताकि ज़्यादा वो सोल्जर जो है वो और भी ज़्यादा हिम्मत से लड़ सके। इसका मतलब ये है कि फैमिली का जो ख्याल है वो सोल्जर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज दोनों बढ़ा देता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी फाइट कर रहा होता है। उसके मन में एक मतलब कि हमेशा ये चीज़ चल रही होती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए जो है वो मतलब कि लौट कर घर भी जाना है, मुझे जो है वो अच्छे से मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिम्मेदारी के साथ लड़ना है ताकि मैं अपने घर भी वापस जा सकूँ। आगे राइटर तुर्क्स का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि वहाँ शादी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, खासकर सोल्जर्स के बीच में, और इसी वजह से कॉमन सोल्जर्स का जो लेवल है वो गिर जाता है, यानी कि उनके अंदर सीरियसनेस और डिग्निटी कम हो जाती है। राइटर का मानना है कि जब आदमी के पास फैमिली का अटैचमेंट ही नहीं होगा तो वो ज़्यादा केयरलेस और रफ हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर जिसके दिमाग में ये होता है कि उसके बच्चे उसका वेट कर रहे हैं, उसे लौटकर घर भी जाना है, तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करेगा। लेकिन अगर सोल्जर एक ऐसा है जो सिंगल है या फिर जिसके पास फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं है, तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं थोड़ा इधर उधर भी फाइट करूँ या फिर ढंग से फाइट ना भी करूँ और अगर मर भी जाऊँ तो मेरे पीछे है कौन। मतलब कि वो अच्छे से ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा सकता है। इसी तरह राइटर ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि मैरिज और फैमिली सिर्फ पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि इंसान के बिहेवियर और करेज पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी होना मतलब कि आप जो है वो मतलब कि 1000 बार सोचते हो कि आपको उनके लिए क्या करना है, किस तरीके से आपको उनके लिए रहना है। इसी तरीके से फैमिली का जो है वो मतलब कि आपके बिहेवियर पर, आपके करेज पर, आपकी बहादुरी पर भी फर्क पड़ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद है सर्टेनली वाइफ एंड चिल्ड्रन आर अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड ह्यूमैनिटी एंड सिंगल मैन दो दे मे बी many times more charitable because their means are less exhaust, yet on other side they are more cruel and hard-hearted, good to make severe inquisitors because their tenderness is not so oft called upon. दोस्तों इस पार्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि वाइफ और बच्चे इंसान को ह्यूमन बनाए रखने का एक तरीका होते हैं, यानी वो आदमी के अंदर सेंसिटिविटी, पेशेंस और समझदारी लाते हैं। फैमिली के साथ रहकर आदमी दूसरों के इमोशंस को समझना सीखता है और सॉफ्ट हार्टेड बनता है। राइटर आगे ये भी मानते हैं कि सिंगल लोग कई बार बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा बचा हुआ होता है और फैमिली पर या फिर किसी पर खर्च नहीं होता, इसलिए वो इजीली डोनेट कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि दूसरी साइड से देखा जाए तो ये जो सिंगल लोग होते हैं वो ज़्यादा क्रूअल और हार्ड हार्टेड भी हो सकते हैं। रीज़न इसका ये है कि उनके लाइफ में बार बार ऐसे मोमेंट्स नहीं आते जाते हैं जहाँ पर उन्हें प्यार, केयर और इमोशंस दिखाने की प्रैक्टिस हो। जबकि जो आदमी रोज़ वाइफ और बच्चों के साथ डील करता है तो उसकी जो टेंडरनेस है वो बार बार टेस्ट होती रहती है, लेकिन सिंगल आदमी के साथ ऐसा कम होता है। इसीलिए राइटर थोड़ा सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि ऐसे लोग स्ट्रिक्ट और हार्श काम के लिए फिट होते हैं, जैसे कि सीवियर इंक्विजिटर बनना। मतलब कि ओवरऑल राइटर ये समझा रहे हैं कि फैमिली इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी और सॉफ्टनेस डेवलप करती है, जबकि सिर्फ अकेले रहने से आदमी प्रैक्टिकल तो बन सकता है पर इमोशनल लेवल पर थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है ग्रेव नेचर्स लेड बाय कस्टम एंड देयर फॉर कॉन्स्टेंट आर कॉमनली लविंग हस्बैंड्स एंड वॉज सेड ऑफ यूलिसिस वेटुलम सुआम प्रैट्यूलिड इमॉर्लिटी। इस लाइन में राइटर ये कह रहे हैं कि जो लोग नेचुरली सीरियस होते हैं और जो कस्टम यानी कि आदत और ट्रेडिशन के हिसाब से लाइफ जीते हैं वो यूजुअली बहुत ही लॉयल और लविंग हस्बैंड बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अनस्टेबल या फिर मूड के हिसाब से बदलने वाले नहीं होते, बल्कि एक जगह टिक कर कमिटमेंट निभाना जानते हैं। राइटर बोलते हैं कि ये लोग कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि एक बार किसी रिलेशनशिप में आ जाए या फिर कोई रिलेशनशिप में आ जाए तो उसे सिंसियरली फॉलो करते हैं। इस बात को समझाने के लिए वो यूलिसिस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि हमारे जो राइटर है वो यूलिसिस का एग्जाम्पल देते हैं, जिसके बारे में कहा गया था कि उसने इमॉर्टलिटी यानी कि हमेशा जिंदा रहने वाला ऑप्शन छोड़कर अपनी बूढ़ी वाइफ को चूज किया। सिंपल वर्ड्स में यूलिसिस को एक चांस मिला था कि वो अमर हो जाए, लेकिन उसने पावर या फिर एटर्नल लाइफ के बजाय अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना बेटर समझा। इस एग्जाम्पल से राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि सीरियस और डिसिप्लिन नेचर के लोग फ्लैशी चीज़ों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मतलब कि ऐसे लोग अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन या फिर टेम्पररी प्लेजर के लिए डिसीजंस नहीं बदलते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है chaste women are often proud and forward as presuming upon the merit of their chastity. It is one of the best bonds both of chastity and obedience in the wife. If she thinks her husband wise, which she will never do if she find him jealous. दोस्तों इस पार्ट में राइटर वुमेन के नेचर और मैरिज के डायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कई बार जो वुमेन यानी कि औरतें होती हैं वो खुद को बहुत ही चेस्ट यानी कि मॉरली स्ट्रांग समझती है। वो थोड़ी प्राउड और ज़िद्दी हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका कैरेक्टर ही उनकी सबसे बड़ी यानी कि अचीवमेंट है। मतलब उनके मन में ये फीलिंग आ जाती है कि वो बाकी लोगों से बेटर है और इसी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सख्त हो सकता है, यानी कि थोड़ा रिजिड हो सकता है। आगे राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि वाइफ के अंदर लॉयल्टी और ओबीडियंस बनाए रखने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होता है कि वो अपने हस्बैंड को वाइज यानी कि समझदार माने। अगर वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड सेंसिबल है, सही डिसीजंस लेता है, तो वो नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट करेगी और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी रखेगी। लेकिन राइटर साथ ही ये भी क्लियर करते हैं कि अगर हस्बैंड जेलस नेचर का हो, हर बात पर डाउट करे, तो वाइफ कभी भी उसे समझदार नहीं मान सकती, क्योंकि जेलसी जो है वो हस्बैंड की इनसिक्योरिटी को दिखाता है, और जहाँ पर इनसिक्योरिटी होती है वहाँ पर रिस्पेक्ट क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हस्बैंड है जो बिना रीज़न के अपने वाइफ पर हमेशा शक करता रहता है, तो वाइफ के मन में ये थॉट आएगा कि ये जो आदमी है वो मैच्योर ही नहीं है। इसीलिए राइटर ये समझा रहे हैं कि मैरिज में ट्रस्ट और विजडम बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना ना रिस्पेक्ट बनती है और ना ही रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है वाइव्स आर यंग मेंस मिस्ट्रेसेस, कंपेनियंस फॉर मिडिल एज एंड ओल्ड मेंस नर्सेस. So as a man may have a quarrel to marry when he will, but yet he was reputed one of the wise men that made an answer to the question when the man should marry, a young man not yet, an elder man not at all.
दोस्तों इस पार्ट में राइटर शादी को डिफरेंट लाइफ यानी कि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के साथ रिलेट करके समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जवानी में जो वाइफ है वो ज़्यादातर अट्रैक्शन और इमोशनल क्लोजनेस का रोल प्ले करती है, यानी कि एक मिस्ट्रेस का रोल प्ले करती है। मिडिल एज में वही वाइफ एक ट्रू कंपेनियन बन जाती है जो आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपका साथ देती है। और बुढ़ापे में वही वाइफ जो है वो आपकी नर्स की तरह केयर करने वाली बन जाती है। मतलब कि एक ही रिलेशनशिप टाइम के साथ अपना रोल चेंज करता रहता है। इसके बाद राइटर थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोलते हैं कि आदमी जब चाहे तब शादी करने का कोई ना कोई रीज़न निकाल ही लेता है, लेकिन फिर वो एक वाइस आदमी का जवाब कोट करते हैं हमारे राइटर यहाँ पर, जिसका पॉइंट जो है वो थोड़ा फनी और डीप दोनों ही है। तो जब उस वाइस आदमी से पूछा गया कि किसी भी आदमी को शादी कब करनी चाहिए, तो उसने कहा कि यंग मैन को अभी नहीं करनी चाहिए और ओल्ड मैन को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि जवानी में आदमी इमेच्योर होता है, जिम्मेदारियों को हैंडल नहीं कर पाता है, और बुढ़ापे में शादी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। राइटर यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि शादी का जो डिसीजन होता है वो सिर्फ हमारी उम्र पर बेस नहीं होता, बल्कि मैच्योरिटी और समझ की बेसिस पर भी होना चाहिए, वरना आदमी हर स्टेज में कंफ्यूजन में ही रह सकता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ऐसे की आखिरी कुछ लाइंस है। इट इज़ ऑफन सीन दैट बैड हस्बैंड्स हैव वेरी गुड वाइफ्स, whether it be that it raises the price of their husband's kindness when it comes, or that the wives take a pride in their patience, but this never fails if the bad husband were of their own choosing against their friends' consent, for then they will be sure to make good their own folly. दोस्तों इस पार्ट में राइटर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जो हस्बैंड खुद अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि जो बैड हस्बैंड होते हैं, उनकी वाइफ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि उनकी वाइफ्स कैसी होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके पीछे राइटर दो पॉसिबल रीजंस बताते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि जब हस्बैंड नॉर्मली रूड या फिर केयरलेस होता है, तो जब कभी भी वो थोड़ा सा भी प्यार या फिर काइंडनेस दिखाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगने लगती है, जैसे कि कम मिलने वाली कोई चीज़ जो महंगी हो जाती है उस तरीके से। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वाइफ्स अपनी पेशेंस पर खुद ही प्राउड फील करती है। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ सहकर भी इस रिलेशनशिप को निभा रही है, इसीलिए वो खुद को मतलब कि एडजस्ट करने की कोशिश करती रहती है या फिर खुद को एडजस्ट ही करती रहती है। आगे राइटर एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो हमेशा तब होती है जब वाइफ ने खुद उस बैड हस्बैंड को अपनी मर्जी से चूज़ किया हो, वो भी अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के मना करने के बाद। ऐसे केसेस में ये जो पत्नियां यानी कि वाइफ्स होती है वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो और भी ज़्यादा ट्राई करती है शादी को सक्सेसफुल शादी को जो है वो मतलब कि सक्सेसफुल दिखाया जा सके कि जैसे हमारे बीच सब कुछ सही है। मतलब वो ये प्रूव करना चाहती है कि उसका डिसीजन हमेशा से सही था, कोई भी डिसीजन उसने गलत नहीं लिया था। राइटर यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि कभी कभी लोग अपनी ईगो या फिर अपने चॉइस को सही दिखाने के लिए भी ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही बैड हस्बैंड क्यों ना हो या फिर कितना ही बुरा क्यों ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ऐसे का एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन इस ऐसे का कोर ये है कि सिंगल लाइफ आदमी को फ्री बनाती है, लेकिन शादी जो है वो आदमी को इंसान बनाती है। सिंगल रहकर आदमी ज़्यादा रिस्क ले सकता है और अपनी मर्जी से जी सकता है, पर फैमिली जो है वो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस और पेशेंस लाती है। राइटर ये नहीं बोलते हैं कि शादी या फिर सिंगल लाइफ में से कोई एक ही बेस्ट है, बल्कि ये दिखाते हैं कि फ्रीडम और ह्यूमैनिटी के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। जो मतलब कि सिर्फ फ्रीडम चुनता है वो कभी कभी हार्ड हो सकता है, और जो फैमिली चुनता है तो वो कभी मतलब कि थोड़ा बंधा हुआ तो लग सकता है पर ज़्यादा मैच्योर बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें इस ऐसे में समझाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जो ऐसे है वो अच्छे से समझ आया हो और पसंद भी आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।